वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक जबरदस्त धमाकेदार क्लास आपका सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 74 थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 इसका क्लियर कर लिया है तो उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में जो आग लगी हुई थी वो आपने फील की होगी, उसको आपने समझा होगा, उसको आपने क्लियर किया होगा। टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी आपको कहा था सुबह मॉर्निंग में कि बेटा पार्ट 2 में आओ तो पार्ट 1 एक बार क्लियर करके आना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर कोई बच्चा बिना पढ़े आ गया है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आज के क्लास का, उसके बाद में पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सवाल जो मैंने कल आपको करवाए थे वो आपको क्लियर करने हैं। आज भी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं साथ में, यानी प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्सेप्ट भी होंगे। और कॉन्सेप्ट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार हाउस द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकेंड, एक बार फटाफट से लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद लिख दें। और आपका जो फर्ज है वो फर्ज ये है, अगर क्लास में आ चुके हैं तो एक बार हो सके अगर आप इतना एक एजुकेटर के लिए आप अगर कर सकते हैं, अगर मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं कि 5 सेकंड निकाल के अगर क्लास को शेयर कर सकते हैं तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप में और फिर आ जाएं। कुछ ग्रुप्स में मैं कनेक्टेड हूं और मैं यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस कर रहा हूं। एक एक ग्रुप में 400 500 700 बच्चे होते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, लेकिन वहां पे कुछ बच्चे, उन बच्चों की मतलब क्या बताऊं मैं आपको, डेली वो बच्चा क्लास को शेयर करेगा लेकिन वो एक बच्चा होगा या वो 2 बच्चे होंगे, बाकी बच्चे ग्रुप में हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो भी क्लास को शेयर कर दें। लेकिन बड़ा अजीब लगता है, एक बच्चा फुल डेडिकेशन के साथ अपनी क्लास को डेली शेयर करता है, तो ये भी होता है कि हाँ ये देखो इस बच्चे का काम है, ये बखूबी कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हो सके तो शेयर कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थर्मोडायनेमिक्स अपना जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट डे। आज इसका पार्ट 2 करने वाले हैं और बहुत ही गजब की क्लास होने वाली है। जय हिंद बेटा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होंगे आज की क्लास में भी, फुल फील आएगा आपको, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्लास में ही क्लियर करेंगे, क्लास में ही याद करेंगे, ठीक है बेटा। यस, चलिए तो देखिए बेटा, यहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ विजुअल इफेक्ट आपने इधर देखा, इसकी बात तो हम आगे करेंगे। ये देखा, इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इधर टेम्परेचर दिख रहा होगा, इधर वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा, इधर ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में फील करने वाले हैं, जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज का शुरुआती हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इंटरनल एनर्जी, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है थर्मोडायनेमिक्स का तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इंटरनल एनर्जी लिंक मिल जाएगा, आंतरिक ऊर्जा उसके साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा। अब बच्चे के दिमाग में अगर ये विजन ही क्लियर नहीं है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, समझ रहे हो बात, इंटरनल एनर्जी क्या है, अगर ये विजन क्लियर ही नहीं है बच्चे के दिमाग में तो बताओ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या बच्चा उसको क्लियर कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो करते हैं, अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं जो हमें याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा, इंटरनल एनर्जी, जो भी कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, जो कोई भी पदार्थ आपको दिया गया है, उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और यही इंटरनल एनर्जी 2 फॉर्म में हो सकती है, एक काइनेटिक फॉर्म में और एक पोटेंशियल फॉर्म में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कोई पूछे कि टोटल इंटरनल एनर्जी, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों को मिला दिया तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी बन गया है। अब दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सर अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है तो पोटेंशियल किसकी वजह से है और काइनेटिक किसकी वजह से है, ये सवाल भी क्लियर होना जरूरी है। तो जरा इस सवाल को क्लियर करते हैं, इफेक्ट डालते हैं आपके दिमाग में, क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को कि अगर जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमने लिया है उसके जो पार्टिकल है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनकी वजह से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा होती है आपका पोटेंशियल एनर्जी। और जो पार्टिकल उसमें सिस्टम में है और उन पार्टिकल की मोशन, उन पार्टिकल की गति के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला दें तो फिर हमारा काम हो जाता है इंटरनल एनर्जी का। बताइए ये चीज जो मैंने बताई है क्लियर है बेटा? चलो अब इसको एक बार इधर थोड़ा सा फील करते हैं, क्या क्या मैंने बताया इसको समझते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए यहां पे सिस्टम विथ सेम टेम्परेचर, पहली चीज हमने एक चीज क्लियर कर दी है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर को निश्चित कर दिया है। अब देखिए यहां पे एक आपको ब्लॉक नजर आ रहा होगा, मोनोएटॉमिक गैस, कोई गैस है मोनोएटॉमिक, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर जो गैस है, जो अणु अपने उसमें भरे हुए हैं, मॉलिक्यूलर जो गैस है, मोनोएटॉमिक जो गैस है उसके रिगार्डिंग आप यहां पे एक फॉर्मेट देख रहे हैं, हमने इसको टोटल इंटरनल एनर्जी बोल दिया है, हमने इसको टोटल इंटरनल एनर्जी बोल दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इधर बैक लेके आऊंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी, ये जो कलर आपको नजर आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पहली चीज, ठीक है बेटा। दूसरा देखिए वाइब्रेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मॉलिक्यूलर गैस है तो आपका ये पॉइंट भी आएगा और ये पॉइंट भी आएगा, यानी यहां पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, जो अंतराण्विक बल लग रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्रीन वाला भी काइनेटिक एनर्जी है, ये वाइब्रेशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी है और ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी। मैं लिख देता हूं बेटा, समझिए एक बार इसको, ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मैं तो इसको एक ही मान लेता हूं कि ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को मिला दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा क्या बन गया, इंटरनल एनर्जी बन गया, यानी आंतरिक ऊर्जा बन गई। पहला कॉन्सेप्ट इसका यहीं से स्टार्ट होता है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। जो भी सोल्जर क्लास में आ चुके हैं, अगर उनको एक बार दिल पे हाथ रखने के बाद ये लगे कि हाँ मेहनत करवाई जा रही है, कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं, बैक टू बैक फायर हो रहा है क्लास का, ये क्लास सैटरडे को नहीं होती थी, सैटरडे को भी क्लास लगाई जा रही है, तो बेटा गजब का आपका सपोर्ट है, तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, काइनेटिक एनर्जी को मैं एक बार एक नया स्लाइड लगा के थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। यहां पे देखिए एक बार फिर से मैं उस पॉइंट को रिपीट कर दूं ताकि प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में वो स्कैन हो जाए, क्लियर हो जाए। बेटा जो आपका इंटरनल एनर्जी है, जो आपका इंटरनल एनर्जी है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, जो आपका इंटरनल एनर्जी है, जो आपका इंटरनल एनर्जी है, अगर मैं उसको क्लियर करता हूं, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को क्लियर करता हूं तो इंटरनल एनर्जी को मैं दो हिस्सों में क्लियर करता हूं। पहले मैं क्लियर करूंगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, फिर मैं क्लियर करूंगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। बेटा इसको समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ब्रीफ में एक स्लाइड में सारी चीजों का सार, फिर अपन आगे पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, समझेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जो आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, ये बोतल है, इसमें मान लीजिए कोई भी लिक्विड है भरा हुआ है, तो उस लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, अंतराण्विक जो बल लग रहा है, उनकी वजह से जो एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। यानी इंटरमोलिक्यूलर आपके जो फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है उनकी वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। यानी गति की वजह से यहां पे मोशन होगा, ये चीज नोट करके रखिए बेटा, यहां पे क्या होगा, मोशन होगा, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिएगा, अगर कोई आइडियल गैस है, अगर कोई आपका आइडियल गैस है, अगर कोई आपका आइडियल गैस है तो उसका
जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी आइडियल गैस की अगर कोई पूछे, आपको अभी आगे सवाल कराऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, उसमें केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। जो आइडियल गैस होती है उसमें केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ये बहुत तगड़ा सवाल बनता है, अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, क्लियर करने के लिए आगे लेके जाऊंगा। देखिए, तो जो आपका इंटरनल एनर्जी का जो पॉइंट है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए, आपको जो नोट्स में जो पॉइंट नोट करना है, आपने फील किया, आपने समझा, अब अपने इसको नोट्स में क्या लिखें ताकि जब अपन इसका रिवीजन करें नोट से तो हमें याद आ जाए। उसके लिए मैंने एक पॉइंट डाला है क्या, कि किसी भी सिस्टम के, किसी भी निकाय के जो अणु हैं, उनके परमाणु हैं, मतलब मॉलिक्यूलर जो भी प्रोसेस रहेगा सिस्टम के लिए, उनकी जो रैंडम मोशन होती है, जो यादृच्छिक गति होती है, झिकझेक जो मोशन होता है, रैंडम जो गति होती है, उसके कारण उससे संबंधित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अहम मुद्दा यहीं पे बेटा, इस पे फोकस करिए। इंटरनल एनर्जी नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के टोटल के बराबर होती है। यानी अगर अपन इंटरनल एनर्जी को लिखना चाहें तो वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टोटल के बराबर होगी आपकी इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहला जो मेरा मकसद था कि एक बेसिक में विजुअल आपको क्लियर कर दूं, अपने दिमाग में इमेज बना दूं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल ही इंटरनल एनर्जी है, वो प्रत्येक सोल्जर का क्लियर हो जाना चाहिए। पूरा फोकस बच्चा स्क्रीन पे करेगा, जो क्लास में आ गया वो सीख के जाएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा आपसे है। बस एक शर्त आपको अप्लाई करनी है, फोकस करना है, कमेंट पे ध्यान नहीं देना। जब आपको कमेंट में प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी प्रैक्टिस होगी आगे, तब मैं जब आपसे आंसर मांगू तब आंसर देना। कॉन्सेप्ट समझोगे, चुटकियों में आंसर उड़ा दोगे फटाफट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी बेटा, याद हो गई होगा आपको। क्या कहा था मैंने, जरा नोट करिए। मैंने एक पॉइंट बोला था, क्या, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं, अंतराण्विक जो बल होते हैं, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, यानी होते ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल आइडियल गैस में नहीं पाए जाते हैं, होते ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, इस कंडीशन में जो आइडियल गैस है उसके लिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, 0। तो इस कंडीशन में जो आपका इंटरनल एनर्जी है, जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो चुका है। मुझे यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के लिए बच्चा कमेंट में एग्री करेगा, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर आइडियल गैस ओनली फॉर ओनली काइनेटिक एनर्जी, आदर्श गैस के लिए इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चे का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वेरी गुड, एक बार यस सर लिख दीजिए। आज मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि सर को थोड़ा सा हल्का सा हेल्थ का इश्यू है, थोड़ा सा फीवर है हल्का सा, तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाएगी आज। ठीक है, और उसके लिए सरप्राइज है, मैं 2 बजे खुद क्लास लेके आ रहा हूं। ठीक है, 2 PM पे 2 बजे क्लास लेके आ रहा हूं, एक सरप्राइज क्लास आपके लिए। ठीक है, 2 बजे याद रखिएगा। टेलीग्राम पे लिंक दे दिया जाएगा, है ना, टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लास के बाद में उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यस। ध्यान दीजिए बेटा, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझे तो फिर क्या समझे आप इस चैप्टर में। अगर कोई न्यूमेरिकल पढ़ रहा है, ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल के हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, अरे वही तो टारगेट होते हैं, ये 2 ही तो टॉपिक है जिनसे न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये चैप्टर बहुत अहम होने वाला है, ये टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। बस इसको दिल थाम के पूरा फोकस करके एक बार क्लियर करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यस। नहीं बेटा, यूट्यूब पर ही है,
यूट्यूब पर ही है, लेकिन मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्या है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जरा बेटा इसको एक बार क्लियर करते हैं, थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पॉइंट है इसका, उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक पात्र है, जरा समझिएगा, फील करिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक बर्तन है, एक पात्र है, और उसमें कुछ अपने मतलब गैस भरी हुई है या कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस बर्तन को अगर मैं हीट देता हूं, कोई एनर्जी बाहर से देता हूं, अगर इस कंटेनर में जो भी आपका लिक्विड या गैस है, अगर मैं इसको ऊर्जा देता हूं, तो जो ऊर्जा मैंने दी है, उस ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या खेल है, वो ऊर्जा कहां जाएगी, क्या चेंज होगा। तो बेटा मेरे को बाहर से ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को YouTube से सैलरी मिल रही है, ठीक है। मेरे को YouTube से मान लीजिए 50 रुपए मिले, मेरे को YouTube से कितने रुपए मिले, मान लीजिए 50 रुपए मिले। अब ये जो YouTube से मेरे को 50 रुपए मिले हैं, इसका मैं खर्च कर सकता हूं। मैं कहां पे खर्च कर सकता हूं, मैं इसमें जो काम का अपना सेटअप है, अपने टाइपिंग वाले सर हैं, अपनी टेक्निकल टीम है, मैथ्स के सर हैं, ठीक है, बाकी और जो खर्चे होते हैं उनको लेकर, यानी उनमें खर्च कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, खर्च कर सकता हूं। और वो खर्च कर दिए मैंने, मान लीजिए ये मान के चलिए 35 रुपए खर्च कर दिए मैंने। कितने रुपए खर्च कर दिए, 35 रुपए। चलो जी, बाकी कितने रुपए बच गए, 15 रुपए मेरे पास बच गए। इन 15 रुपए से मैं क्या कर सकता हूं, पार्टी कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं अपनी एनर्जी बढ़ाने में इसका। यानी मैं पार्टी करूंगा, है ना, अकेला करूंगा ऐसी बात नहीं है। यानी ये जो 15 रुपए बच रहे हैं, ये मेरे बच गए, ये मेरी मेहनत के बच गए, यानी इनका उपयोग मैं खुद करूंगा। क्या करने के लिए, अपना खुद का मनी पावर बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इसे कहते हैं वर्क डन, जो कार्य हमने किया उसमें खर्च कर दिया। और ये वो ऊर्जा जो मैं यूट्यूब से मिली थी। अब इसको मैं चेंज करता हूं इसके फाइनल फॉर्मूले में। देखिए बेटा फाइनल फॉर्मूला क्या है, इस सिस्टम को दी गई ऊष्मा कितनी थी, डेल क्यू, दी गई ऊष्मा कितनी थी, डेल क्यू। अच्छा जी, बराबर, अच्छा इसने कार्य कितना किया, डेल डब्ल्यू। बची हुई ऊर्जा का क्या किया, बची हुई ऊर्जा से इसने खुद की ऊर्जा बढ़ा ली, मैंने अपनी ऊर्जा बढ़ा ली, और उससे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, डेल यू। बेटा अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपका क्लियर हो गया है कि अगर किसी सिस्टम को डेल की ऊर्जा दी जाती है तो वह उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करता है, एक वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए, और जो एनर्जी शेष बच जाती है वो एनर्जी होती है उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इतने खतरनाक सवाल बढ़ेंगे, गजब गजब न्यूमेरिकल और गजब गजब के कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे कि क्या ही मैं आपको बताऊं, ठीक है। यस, ध्यान दीजिए, क्लियर है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, क्लियर है बेटा। हाँ, ऐसा एग्जांपल दिया, माइंड में छप गया, बहुत बढ़िया। बस ये फॉर्मूला मुझे एक बार क्लियर करवा दो, फिर मैं आगे लेके चलूंगा पूरी कहानी, जिसके बारे में बात करूंगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बच्चा इधर साइन कन्वेंशन में ही फंसता है, मतलब जो चिन्ह परिपाटी है वहीं पे बच्चा न्यूमेरिकल करता है, गलत। मैंने आपको कई बार स्पेशल क्लास में सुबह जो 8 बजे आपका 2100 क्वेश्चन सीरीज होता है, 2100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होती है सुबह 8 बजे, उस सीरीज में इसके मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवाए पिछले 2-3 दिन में। लेकिन बच्चे गलत कहां करते हैं, चिन्ह परिपाटी में सही चिन्ह नहीं रखते हैं और गलत हो जाता है सवाल। आज भी 1-2 सवाल करवाए थे मैंने, आपको याद होगा। तो बेटा इस पॉइंट को मैं क्लियर करूं तो मेन जो मुद्दा आपका आता है कि इस पॉइंट को अगर अपन आगे लेके जाएं तो फर्स्ट लॉ को कैसे फील करें, तो इसके लिए मुझे एक बार यहां तक बता दीजिए। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, यहां तक क्लियर है तो थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है सर, शाबाश, यस। चलो चलो, अब देखिए एक चीज और, जो पैसे अपने को मिले थे ये पैसे फट नहीं जाएंगे, है ना, उड़ नहीं जाएंगे, मतलब खत्म नहीं हो जाएंगे, ये पैसे कंजर्व्ड है। ये 50 रुपए हमारे को जो दिए गए थे, इनको हमने 2 रूपों में खर्च कर दिया या काम में ले लिया, मतलब ये रुपए तो कंजर्व्ड थे,
समझ रहे हो बात? यानी जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये चीज आप मुझे बताइए, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। पहला सवाल आपका यहीं से तैयार होगा और ये पहला सवाल आपका उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका है मेरे सोल्जर, याद हो जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के दिल दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, यस। मेरे फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम है बेटा, अगर 1 घंटे क्लास में टिक जाओगे तो इतना फील हो जाएगा आपको कि शायद फिजिक्स कुछ है ही नहीं, बस कमी इतनी है कि आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है। एक बार क्लास में 1 घंटा रुकना, लास्ट में कमेंट करना, फिर पता चलेगा कि फिजिक्स में कितना प्रॉब्लम है। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो जवाब मिल जाएगा आपको आपके कमेंट का, क्लास के लास्ट में बात करिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 में पहुंचने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा, दी गई ऊर्जा कितनी, डेल क्यू, वर्क कितना किया, डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार बच्चा इस फॉर्मूले को अगर क्लियर कर देगा तो अब मैं इसका साइन कन्वेंशन क्लियर करवाने के लिए तैयार हूं, मैं इसकी चिन्ह परिपाटी क्लियर करवाने के लिए तैयार हूं बेटा। ठीक है, यस, शाबाश। गुरुदेव फेफड़े में स्कैन हो गया, अरे वाह मेरे शेर, बहुत अच्छे। तो चलो बेटा अब देखिए, सबसे पहला चीज ऑपरेशन करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बेटा नंबर 1 ए बिंदु पे अगर मैं बात करूं डेल क्यू की, जो डेल क्यू ऊर्जा है वो पॉजिटिव होगा। डेल क्यू ऊर्जा पॉजिटिव होगा अगर सिस्टम को दिया जाता है, यानी अगर अपन सिस्टम को देते हैं, यानी एनर्जी ऊर्जा दी जाए, यानी सिस्टम को ऊर्जा दे दी जाए। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई भी आपका सब्सटेंस है, पदार्थ है, अगर इसको ऊर्जा देंगे तो इसको जो ऊर्जा दी गई है यानी जो डेल क्यू है वो पॉजिटिव में आएगा और डेल क्यू है वो नेगेटिव में आएगा। ऊर्जा यानी एनर्जी ली जाए, यानी ऊर्जा बाहर उससे निकाल ली जाए। अगर ऊर्जा दी जाए तो पॉजिटिव, और अगर उससे ऊर्जा निकाल ली जाए, वापस ले ली जाए तो नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बताइए, मैं आगे चलना चाहूंगा बी पॉइंट पे। बताइए, अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो मैं बी पॉइंट पे चलना चाहूंगा, जल्दी बताइए फटाफट से। अगर पहला बिंदु आपका क्लियर है, डेल क्यू का चिन्ह परिपाटी, क्योंकि न्यूमेरिकल फोड़ना है, कोई कॉन्सेप्ट का सवाल करना है, तो ये साइन कन्वेंशन, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जिधर भी स्कैन होता है उधर स्कैन हो जाना चाहिए और तुरंत से जाके हिट करना चाहिए। हिट करने का मतलब टकरा जाए अपने दिमाग में, क्लियर हो जाए। तो वर्क की बात कर ले बेटा, कार्य की। कार्य का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। बेटा जैसे मान लीजिए इसमें कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है और ये पिस्टन है, इस पिस्टन को मैं दबा रहा हूं, पिस्टन को नीचे दबाया जा रहा है, यानी बाहर से जो अंदर सब्सटेंस भरा हुआ था उस पर कार्य किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो भैया आपका जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा, ऑन सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम, डब्ल्यू इधर लिख दिया तो ऑन सिस्टम लिख देते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम। और अगर अपन बात करते हैं, अगर इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो गैस खुद एक्सपेंड करे, खुद प्रसार करे और पिस्टन ऊपर की तरफ जाए, यानी आयतन का प्रसार हो, आयतन बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन बाय सिस्टम, तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। बाय सिस्टम कर देंगे तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। एक चीज में कोष्टक में डालना चाहूंगा, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो आपका वॉल्यूम नेगेटिव होगा, आयतन घटेगा, और वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब बात करूंगा मैं सी पॉइंट की, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बताइए जरा फटाफट से। ए और बी क्लियर है? ए और बी क्लियर है सर? शाबाश, एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, बहुत अच्छे। आगे बढ़े बेटा इससे थोड़ा सा, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, पॉजिटिव। ठीक है, यस। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े
तो बेटा इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तीसरे बिंदु पे। तीसरा बिंदु आपका इंटरनल एनर्जी U बराबर, बेटा U का क्या कॉन्सेप्ट है आप मुझे बताइए। अगर आंतरिक ऊर्जा, ये डिपेंड करेगा बेटा टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है मतलब डेल U जो है वो पॉजिटिव होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो, और डेल U नेगेटिव होगा अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से होगा, वो उनके प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस कौन सा है, जो जिसके जस्ट बाद में अपन बात करने वाले हैं। अभी आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस है उस पे अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका बनने वाला है, बताइए जरा। ठीक है, यस सर, शाबाश। हाँ जी, लाइक्स कितने हो गए? 655 स्टूडेंट का प्रेजेंट है लाइक बटन पे और 741 स्टूडेंट लाइव मुझे नजर आ रहे हैं। प्यार और सपोर्ट, कोई कमी नजर नहीं आए, इधर कोई कमी आए नजर तो बताना मुझे, ठीक है। चलो, तो एक बार ये तीनों चीज दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में अगर स्कैन हो गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बेटा पूरा न्यूमेरिकल का खेल इधर ही बसता है, यही पूरी कहानी है न्यूमेरिकल की, बस आपको याद में थोड़ा सा रखना है। क्लियर है बेटा? जन्म जन्म का रिश्ता इन दोनों के बीच में, इंटरनल एनर्जी का और टेम्परेचर का। बच्चे को याद है इसका ट्रिक मैं हमेशा बताता हूं, इनके बीच में 7 जन्मों का रिश्ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। अगर मैं आइसोथर्मल की बात कर लूं यानी समतापीय प्रक्रम की, तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0। लेकिन वो सारी चीजें मैं यही डिस्कस कर लूंगा तो तुम्हारा हलवा बन जाएगा, पूरा पता नहीं चलेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। चले बेटा आगे। यस सर, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो आगे आ जाओ। अब देखिए आगे अगर अपन पॉइंट पे बात करते हैं, जो पॉइंट आपका है उस पे अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए क्या पॉइंट आपका, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के उपयोग। भाई जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके लिए क्या यूज बनने वाले हैं, ठीक है। यस, क्या बात है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ, तो यहां पे देखिए बेटा इसके जो उपयोग है, जो इसके एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, उन एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक एक पॉइंट पे वार करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पे वार करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। उसी सीरीज में सबसे पहले आपके सामने आ रहा है आपका, देखिए समआयतनिक, आपका समआयतनिक प्रक्रम आपका आ गया, आइसोरिक प्रोसेस आ गया, समआयतनिक प्रक्रम। ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए, एक चीज मुझे इतना बता दीजिए, समआयतनिक प्रक्रम का मतलब क्या है? बेटा इसका ऑपरेशन कर लो एक बार, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑपरेशन कर लो, शायद आपको एक चीज क्लियर हो जाए। यानी समआयतनिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, आयतन समान हो जाए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, उसे अपन कह देंगे आपका समआयतनिक प्रक्रम। ये बिफोर हीटिंग है, ये आफ्टर हीटिंग है। यहाँ पे देखो मोमबत्ती जो है ना वो अभी लो नहीं आ रहा उससे बाहर, यानी मोमबत्ती बुझा हुआ आपका ना, जो कैंडल है वो इस तरह इसको अपने ऑन कर दिया है, तो अभी सिस्टम को ऊर्जा दे रहा है। ये कितनी ऊर्जा दे रहा है बेटा? डेल क्यू बताया ना। V यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को। यानी मैं इधर अगर कॉन्स्टेंट में लिखूं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि डेल U का वैल्यू 0 है, सॉरी डेल V का वैल्यू 0 है, यानी चेंज इन वॉल्यूम है ना, समआयतनिक है ना, हाँ समआयतनिक है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका? 0। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज 0 है, समआयतनिक, आयतन कांस्टेंट रहेगा। इस सिलेंडर में ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पूरा पिस्टन है बेटा, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये बिफोर हीटिंग है, उष्मा देने से पहले इसका वॉल्यूम V था, फिर हमने इधर आए कैंडल को ऑन कर दिया और आफ्टर हीटिंग हम इसको उष्मा दे रहे हैं और अभी भी इसका वॉल्यूम V है। क्या वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ? क्या वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया? क्या वॉल्यूम डिक्रीज कर गया? नहीं सर, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में सबसे पहला बिंदु आपका जो आपको रखना है याद, वो क्या है? सबसे पहला बिंदु आपका कि आइसोबैरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा। पहला पॉइंट आपका। अगर पॉइंट टू पॉइंट में आगे बढ़ूं, पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे लेके जाऊं, तो पहला पॉइंट आप अपने नोट्स में क्या डाल देंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आयतन नियत रहेगा। जो आपका आइसोरिक प्रोसेस है इसका पहला पॉइंट आपका आयतन नियत रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा।
अब एक चीज मुझे आप बताइए, अगर अपन यहां पे लेके जाते हैं, आपने आयतन को कांस्टेंट कर दिया, बिल्कुल बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, आपने फॉर्मूला लिखा, एक बार मैं बताना चाहूंगा, पीवी बराबर एन आर टी। अगर वॉल्यूम वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टी। तो अगर मैं कहूं कि पी बटा टी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अगर किसी बच्चे को ऐतराज हो तो बताओ, प्रेशर पी बटा टेम्परेचर टी इक्वल कांस्टेंट। अगर आइसोबरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोबरिक प्रोसेस जो आपका है समआयतनिक प्रक्रम है, अगर इसकी बात करें तो P बटा टी प्रेशर बटा टेम्परेचर इक्वल टू आपका कांस्टेंट नियत होगा। एक चीज मुझे ये चीज क्लियर कर दीजिए, क्लियर है बेटा? सर पिस्टन में फ्रिक्शन होगा या नहीं? बेटा आपको मोस्ट ऑफ 99.99% जो आपका फ्रिक्शन होगा, सॉरी जो पिस्टन होगा वो फ्रिक्शन लेस लिया जाएगा, उसमें घर्षण आपका नहीं होगा। ये बात मान के चलिए, ये आइडियल कंडीशन लेके चली जाएगी कि घर्षण नहीं लगे पिस्टन में कोई भी, ठीक है, पिस्टन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो। क्लियर बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दो, रोज रोज कमेंट करने से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है, जल्दी कुछ अपडेट मिल जाएगा आपको। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, कमेंट जितना कर रहे हो उतना क्लास पे फोकस करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। और जिसका जो प्रॉब्लम है ना आपका मुझे दिख रहा है, कराऊंगा मैं, थोड़ा सब्र रख लो, ठीक है। यस, तो पहली चीज बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि आपका समआयतनिक प्रक्रम है तो इसमें P बटा टी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो एक बहुत अहम मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसी को लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं, इसी को लेकर आगे सवाल क्लियर करने वाले हैं। P बटा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P प्रेशर है, T आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। कैसे आया मैं बता चुका हूं, यहां पे देख सकते हैं PV बराबर NRT, V वॉल्यूम है कांस्टेंट होगा, N जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी P बटा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो प्रत्येक बच्चे का क्लियर पहले से होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां पर किसी बच्चे का कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए आगे आपका पॉइंट क्या आ रहा है, आगे आपका तीसरा पॉइंट है, और वो ये पॉइंट है कि यदि निकाय अगर सिस्टम A टू B तक चेंज होता है, A से B तक अगर परिवर्तित होता है तो आयतन कांस्टेंट है, यानी प्रोसेस फ्रॉम A टू B, A से B में जाएगा लेकिन प्रोसेस आपका सम आयतनिक है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 0, या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम V इक्वल टू कांस्टेंट। एक ही बात है, वॉल्यूम में चेंज 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप डेल V इक्वल टू 0 लिख दो या V इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो। ये आपका हो गया आइसोरिक प्रोसेस यानी सम आयतनिक प्रक्रम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अगर इससे न्यूमेरिकल बनाना चाहें, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आपके अनुपात वाले जो सवाल बनते हैं, रेशियो वाले सवाल बनते हैं, अगर उसी से आप बनाएं तो आपने मान लीजिए एक कंडीशन आपका यहाँ पे आपका प्रेशर P1 और वॉल्यूम आपका V, ठीक है, प्रेशर P1 वॉल्यूम V और टेम्परेचर आपका T1। वॉल्यूम V क्यों रखा है, ये कॉमा है बेटा, वॉल्यूम V क्यों रखा है, वॉल्यूम V क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन इधर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे आपका प्रेशर P2 वॉल्यूम आपका V और टेम्परेचर आपका T2। दूसरी कंडीशन भी क्लियर है, पहली कंडीशन क्लियर है, दूसरी कंडीशन क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, T। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, T, यानी P बटा टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। अभी बताया ना, आपको याद है? तो फिर आप यहाँ पे क्या ऐसा कर सकते हैं बेटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि P1 बटा P2, अगर अपन इसको समानुपाती में ले रहे हैं तो P1 बटा P2। अब यहाँ पे एक डील ये रहेगा आपका कि P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 लिख रहे हो, ये आप इसको प्रोपोर्शनली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसको इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से। यहाँ पे बेटा एक न्यूमेरिकल 100% बनता है। अब वही किस्मत आपकी, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले या ना उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, P1 बटा T1 P2 सही है, T1 बटा T2 सही है। चलिए देखिए जल्दी से एक बार रिप्लाई करिए बेटा, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए सारे बच्चे। P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद हो गया सभी को ये फॉर्मूला याद हो गया बेटा, सभी को ये फॉर्मूला याद हो गया बेटा, एक बार बताइए जल्दी से।
ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या हमने किया, फ्रॉम ए टू बी कंडीशन, प्रेशर P1, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T1, बी में पहुंचे, प्रेशर P2 हो गया, चेंज हो गया, वॉल्यूम V कांस्टेंट है, टेम्परेचर T2 हो गया। देन रिलेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस रिलेशन को लेकर ये न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत ही गजब का न्यूमेरिकल होगा और उम्मीद करता हूं कि आपका यहां पर क्लियर है सर, शाबाश। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आप मुझे बताओ, इससे अगला पॉइंट अगर मैं डील करूं, आप मुझे बताओ बेटा चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। और कल की क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, W बराबर P डेल V, W बराबर क्या दिया था बेटा, P डेल V, याद आया कुछ कल की क्लास का फॉर्मूला? कल हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला गेन किया था, फॉर्मूला बनाया था, W बराबर P डेल V, सबको पता है। अगर अपन बात करें समआयतनिक प्रोसेस की जिसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 है, यहां पे मैं लिख सकता हूं, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, आपका आयतन में परिवर्तन 0 है, तो बेटा वर्क डन W कितना होगा, 0, क्योंकि जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ तो आपने कार्य कहां से किया, क्योंकि कार्य करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, मतलब वॉल्यूम आयतन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, अभी बता के आ रहा हूं, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, बताया ना अभी आपको, बस वही चीज है। तो W बराबर 0 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपका एग्जाम में बनता है और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको क्लियर कर लिया है बेटा, ठीक है, बताइए क्लियर है, शाबाश, ठीक है बेटा। चलो अब देखिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसके ग्राफ के भी बहुत तगड़े सवाल बनते हैं और अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी प्रैक्टिस होगी, सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन इसके ग्राफ के कॉन्सेप्ट बहुत गजब होते हैं। चलिए देखते हैं इसके ग्राफ, देखते हैं क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 5 आपका ग्राफ से रिलेटेड आ गया है, प्रेशर P और वॉल्यूम V, प्रेशर P और वॉल्यूम V, उसके बाद में प्रेशर P और टेम्परेचर T, प्रेशर V और टेम्परेचर T, बाई मिस्टेक यहाँ पे टेम्परेचर T आएगा सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टेम्परेचर T आएगा इसमें, ओके, यस। तो प्रेशर V है, प्रेशर P और वॉल्यूम V। सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ, क्या प्रेशर चेंज होगा? यस सर। क्या वॉल्यूम चेंज होगा? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है, चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है। अच्छा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ये जो ग्राफ है पीवी ग्राफ, पीवी जो आपका कर्व है, पीवी जो वक्र आपका यहां पे बनाया जा रहा है पी और वी के बीच में, वो पी अक्ष के पैरेलल होगा, यानी प्रेशर यानी दाब के समांतर होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट रहना है। और ये ग्राफ आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो पहला ग्राफ है। अगर आपको कोई पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा पीवी ग्राफ आइसोरिक प्रोसेस के लिए, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए दाब अक्ष के पैरेलल होता है। इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ आपको मिलता है। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, स्ट्रेट, शाबाश, देखो बच्चे ने लिख दिया है। अच्छा अभी अभी देखो अपने कितने सारे रिलेशन मैंने बार बार लिखा है पीछे, क्या कि इस सम आयतनिक प्रक्रम में P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली T, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T या P बटा T इक्वल टू कांस्टेंट, याद आया कुछ? और अगर P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली अगर T है, P समानुपाती अगर T है, तो बताओ P और T के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन थीटा एंगल के साथ में। बताओ ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो बता दो एक बार, मजा आ जाएगा, बता दीजिए एक बार अच्छे से। क्लियर है बेटा? यस, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे P और T के बीच में ग्राफ बनाया गया है, वॉल्यूम आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। V P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपका दूसरा ग्राफ है। एक एक बच्चा दिल दिमाग में इस सवाल को उतार लेगा, मजा आ जाएगा। बैक टू बैक फायर करूंगा, फटाफट आगे चलूंगा और एक सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा। फटाफट मुझे कमेंट सेशन में स्पैम चाहिए। प्रत्येक मेरा वो सोल्जर जो क्लास में है, 750 बच्चे जो क्लास में है, वो फायर कर देंगे। एक बच्चा बचना नहीं चाहिए, और वो भी राइट आंसर के साथ में। सवाल देख लो, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए सही ग्राफ कौन सा है बेटा? आइसोरिक चेंज इन रिप्रेजेंटेड बाय, कौन से ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? देख लेना ग्राफ कौन सा किसके बीच में है, और नैनो सेकंड में आंसर आ जाए फटाफट, जल्दी से स्पैम हो जाए बस आपका कमेंट। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी करें बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। हाउस द जो 789 स्टूडेंट का प्रेजेंट जिस बच्चे ने नहीं लगाया क्लास में, अभी भी अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है बेटा। अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो जरूर अपना
सपोर्ट दिखाइएगा, बताइएगा। स्पैम हो रहा है ऑप्शन ए, क्या बात है, एकदम से आपका जो चैट रेट है वो चला गया लगभग मतलब 600 प्लस पे चला गया। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। पी और टी के बीच में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये कंफ्यूज करने के लिए ग्राफ को यहां से स्टार्ट किया गया था। ये ग्राफ कभी नहीं हो सकता, ये ग्राफ आपका कभी नहीं हो सकता, ये ग्राफ आपका पी और टी के बीच में कभी नहीं हो सकता। अभी मैंने ग्राफ बताया है, पी और टी का स्ट्रेट लाइन होगा, और वही चीज आपके सामने है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने राइट आंसर लगाया है। मजा आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, यस, ठीक है, यस। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा, समदाबीय प्रक्रम आपका आइसोबैरिक प्रोसेस की बात अपन करें। समदाबीय यानी दाब समान। मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, गजब का सवाल, गजब का कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है, ये पिस्टन को नीचे दबाया जा रहा है, पिस्टन को दबाने पे वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, ये चीज आपकी बढ़ेगी, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा आगे। लेकिन यहाँ पे देखिए टेम्परेचर 450 से 250, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर आपका क्या आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस सिस्टम में। ये आपका वॉल्यूम देखो 6 5 4 3 2 1, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर देखिए 450 से 250 पे आ रहा है। क्या प्रोसेस है आपका, समदाबीय प्रक्रम। क्या प्रेशर चेंज हुआ, नहीं सर, बस यही चीज अपने को फील करनी थी और कुछ नहीं। समदाबीय प्रक्रम मतलब क्या इसका, प्रेशर सेम, यानी चेंज इन प्रेशर आपका जीरो। लिख लीजिए इधर साइड में, चेंज इन प्रेशर आपका जीरो। समदाबीय का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर बराबर जीरो, यानी दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। पिछली बार वॉल्यूम कांस्टेंट था, इस बार प्रेशर कांस्टेंट। अभी इसका भी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे। चेंज इन प्रेशर आपको यहां पर जीरो दिया गया है, यानी दाब में परिवर्तन आपका जीरो दिया गया है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर प्रेशर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर चेंज किस में होगा। चेंज आप देख सकते हैं किस में होगा, टेम्परेचर में होगा और वॉल्यूम में होगा। अगर ये दोनों चीज आपको नजर आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। अच्छा, और एक ग्राफ आपको और नजर आया होगा, ये ग्राफ में एक चीज और नोटिस किया होगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जैसे पिछली बार पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी था, पिछली बार P डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी था, उसी प्रकार इस बार T डायरेक्ट प्रोपोर्शनली V है। ठीक है, जैसे अपने कहा था ना PV बराबर NRT से, PV बराबर NRT से। अगर P कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है। बेटा फील करिए, ये चीजें रटने से नहीं होगी, क्योंकि इसी आधार पे आप ग्राफ बता पाओगे, इसी आधार पे आप बाकी पॉइंट डिस्कस कर पाओगे, इसी आधार पे बता पाओगे किसको कांस्टेंट रखा गया है, वॉल्यूम डिक्रीज करने पे टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा, ये चीजें आपको यहीं से पता चलेगी। तो सबसे पहला सवाल हमारा जो आपके नोट्स में होगा वो होगा चेंज इन प्रेशर आपका जीरो। क्यों? क्योंकि प्रेशर P कांस्टेंट है, दाब नियत है, तो चेंज इन प्रेशर डेल P बराबर आपको जीरो दिया गया है। बताइए बेटा, क्लियर है? स्ट्रेट लाइन बच्चा कमेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन T डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, हाँ बिल्कुल बेटा, T डायरेक्ट प्रोपोर्शनली V आपका हो रहा है, सॉरी आपका P जो टेम्परेचर और आपको जो वॉल्यूम है उसको रिलेट कर रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा है। अच्छा जी, ये चीज अपन बता चुके हैं अभी पीछे। सेम प्रोसेस है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, अगर V बटा T लें तो इसका वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट। सेम चीज मैं बताऊंगा, जो चीज मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, पीछे आपको समझाया था, उसी से आप इसको याद रख सकते हैं, उसी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बताइए V बटा T इक्वल टू कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर ये चीज पॉइंट नंबर 2 में क्लियर है, थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूंगा और पॉइंट नंबर 3 जो पीछे मैंने करवाया था, बस यहां पे उसमें सम आयतनिक प्रक्रम था, वहां पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। जरा ध्यान दीजिए, यदि निकाय अवस्था A से फ्रॉम स्टेट A टू B तक चेंज होता है विथ कांस्टेंट प्रेशर, विथ कांस्टेंट प्रेशर, विथ कांस्टेंट प्रेशर,
उस कंडीशन में विथ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उस कंडीशन में क्या क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जो कंडीशन है इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P कांस्टेंट है। बी कंडीशन में आ गए, प्रेशर P अभी भी कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा। ये आपका ए और बी का जो रिलेशन है, फ्रॉम ए टू बी, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम V1, V2, टेम्परेचर T1, T2। सेम चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, आपका जो V वॉल्यूम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टेम्परेचर T है, तो V बटा T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बटा T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया है, तो मैं यहीं से लिखूंगा V1 बटा आपका V2 बराबर मैं इधर लिख दूंगा T1 बटा T2। ये एक बहुत अहम पॉइंट मैंने लिख दिया है आपके न्यूमेरिकल पर्पस से। बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इधर से प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। 867 स्टूडेंट का प्रेजेंट, 700 प्लस स्टूडेंट। बस एक चीज याद रखिएगा बेटा, एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ये आरएस सर की क्लास है, इधर जो टिक गया ना वो सीख गया और जो डर गया वो घर गया। और बेटा सीखने के लिए टिकना पड़ेगा, टिक के बैठने की अगर आदत है ऑनलाइन क्लास में, वही बच्चा ऑनलाइन में सीख सकता है, बाकी हर एक बच्चा ऑनलाइन में टिक नहीं सकता, और जो टिक नहीं सकता वो सीख नहीं सकता, चाहे क्लास कहीं पर भी हो और किसी की भी हो, ठीक है। यस, चलो जी, ये पॉइंट क्लियर है, ये न्यूमेरिकल क्लियर है बेटा, तो मैं आगे चलूं। अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो मैं आगे चलूं बेटा फटाफट से। चलो देखिए, समदापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, मजा आ जाएगा। यानी ये जो आपका पॉइंट है, जैसे अपने आपका मतलब जो आपने अभी सम आयतनिक में निकाला था, वर्क डन आपका 0, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 था। यहां पे बेटा चेंज इन वॉल्यूम 0 था, और यहां पर बेटा चेंज इन प्रेशर आपका 0 है, यानी प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो अगर अपन यहां पे बात करें, जो आपका वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है, वर्क डन का फॉर्मूला है W बराबर क्या होगा बेटा, P डेल V। P बेटा कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है। अगर P कांस्टेंट है तो बेटा W बराबर हो जाएगा P डेल V, यानी अपन क्या करेंगे V को V2 माइनस का V1। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वर्क डन जो आपका कार्य है समदाबीय प्रोसेस के लिए, W बराबर P डेल V का वैल्यू V2 माइनस V1 करके, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। यस, W बराबर P डेल V V2 माइनस V1। ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये प्रेशर आपका कांस्टेंट है, ये आपका वर्क डन है। बताइए क्लियर है बेटा। चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जबरदस्त, फटाफट से फोड़ देंगे, जल्दी से रिप्लाई करिए। और मुझे कमेंट स्पैम चाहिए, इसका टोटल कमेंट इसका स्पैम चाहिए, प्रत्येक बच्चे के द्वारा टोटल कमेंट इसका स्पैम चाहिए, ठीक है। ये आरएस सर की वो क्लास है जिसमें कोई हवाबाजी नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं की जा रही है, फिर भी बच्चों का रेगुलर प्यार और सपोर्ट उसी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वो बच्चे हैं जो समझते हैं इस क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। रेगुलर उसी लेवल पे स्ट्रेंथ क्लास में, उसी लेवल पे उनका प्यार, उसी लेवल पे उनका सपोर्ट। देखिए क्लास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें दाब नियत होता है क्या कहलाता है। ये तो टोटली आपका हलवा बन गया है, समदाबी बिल्कुल बेसिक बन गया है। ये तो कहेगा कि बच्चा बच्चा बता देगा सर, कुछ नया बताइए है। इसमें तो क्या ऐसा बेसिक क्वेश्चन बन रहा है आपका। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, सभी ने कर दिया होगा। सर जी इतना इजी सवाल किया है, किस लिए पूछा हमारे को है, ठीक है। यस, अब अपन बात कर लेते हैं जूल नियम की। बहुत अच्छा एक सवाल बनता है जिसके रिगार्डिंग हमने बात किया हुआ पीछे, थर्मल प्रॉपर्टीज में भी ये मैंने बताया था, यहां पर भी इसका कुछ यूजेस था तो मैंने डाल दिया है। किसी सिस्टम को उष्मा देने पर, अगर किसी सिस्टम को उष्मा Q दिया जाए और उसके द्वारा अगर वर्क W किया जाए, तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा कि जो दी गई उष्मा है वो किए गए कार्य के रूप में डिफाइन होती है। यानी जो कार्य किया जा रहा है वो दी गई उष्मा के रूप में डिफाइन होगा, यानी उसके प्रोपोर्शनली होगा, यानी W समानुपाती Q। यही हमारा आपका जूल का नियम है, इससे ही जूल का नियम कहते हैं। दी गई उष्मा है वो कार्य के रूप में डिफाइन होता है, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका Q होगा। और यहीं से अपन इसको जो आपका
कांस्टेंट है, जूल नियतांक है, ठीक है, यांत्रिक तुल्यांक है, मैकेनिकल कांस्टेंट आपका, उसको डिफाइन कर देते हैं W बराबर JQ या J बराबर W बटा Q। पूरी कहानी पता चल जाएगी यहीं से। बहुत ही अच्छा कोई सवाल अगर आपको बनाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। W बटा Q, W वर्क डन है, Q आपका जो हीट गिवन है वो है, और J आपका कांस्टेंट है, मैकेनिकल आपका यांत्रिक तुल्यांक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट आपका दिया गया है यहाँ पे। क्लियर है बेटा? यहाँ से इसमें जूल लॉ में यही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, यही चीज आपको दी गई है, यही चीज मैंने यहाँ पे नोट किया गया है कि जो मैकेनिकल जो वर्क है, जो यांत्रिक कार्य बेटा, जो मैकेनिकल वर्क है वही आपका मैकेनिकल वर्क है, वही आपका हीट के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर वर्क डन W है, अगर हीट Q है, तो W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q होगा और बात खत्म। W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q, जो मैंने इधर पूरा क्लियर कर दिया है। यही चीज आप अपने नोट्स में डालेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। मुझे नहीं लगता कि इस लैंग्वेज की आपको जरूरत है डालने के लिए, अगर आप शॉर्ट में अपने नोट्स बनाना चाहते हो। ये चीज बता दी मैंने, J बराबर W बटा Q, यही आपका जूल लॉ है, जूल का नियम है। तो इस स्लाइड में ही सारा काम हो गया अपना, इस स्लाइड में ही सारा काम हो गया है। आगे वाली दोनों स्लाइड की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यांत्रिक तुल्यांक है J बराबर W बटा Q, ये हम अभी बात कर चुके। J बराबर W बटा Q का जो अभी पीछे वाली स्लाइड में था वही, अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, वो देखिए जरा क्या है कि J जो आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, आपका कांस्टेंट है, वो ना तो कोई कांस्टेंट है और ना ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ना ही वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बल्कि वो एक आपका क्या है, जो आपका कन्वर्जन है, रूपांतरण नियतांक है। कैसे? जो कि जूल को अर्ग में, या जूल या अर्ग, सॉरी, जूल या अर्ग को प्लस करो, जूल या अर्ग को कैलोरी में या किलो कैलोरी में, या कैलोरी या किलो कैलोरी को जूल या अर्ग में बदलने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कहानी है वो कहानी आपके न्यूमेरिकल में यहां से हिट करती है। इसकी जो कहानी है वो न्यूमेरिकल में यहां से हिट करती है। ये कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक आधार है। यानी जूल या अर्ग को कैलोरी या किलो कैलोरी में, ये आपका जूल या अर्ग है, इसको कैलोरी या किलो कैलोरी में, या कैलोरी या किलो कैलोरी को जूल या अर्ग में बदलने का काम करता है। ये मीडिएटर है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए बेटा, ये चीज मैंने कई बार आपको लिखवाई है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें 4.2 जूल प्रति कैलोरी, अगर इसको अर्ग प्रति कैलोरी में लिखना है तो बेटा जूल को अर्ग में 10⁻7, अगर कैलोरी को किलो कैलोरी में लिखना है तो भैया 3 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.2 गुणा 10⁻3 जूल। यहाँ पे जूल लिखा है हमने, तो ये आपका हो गया किलो कैलोरी, 3 ऊपर लगा दिए, इसी को कन्वर्ट कर दिया 4.2 10⁻3 जूल, ठीक है। और कैलोरी की जगह क्या लिख दिया? किलो कैलोरी। यहाँ पे 10⁻3 लिखो, इसको वापस उड़ा दो, ये फॉर्मूला आपस का वापस बन गया, वो का वही क्या, जूल बटा किलो कट गया, कैलोरी, जूल बटा कैलोरी, यही दिया है। तो ये चेंज जो मेकअप है बच्चे का, वो प्रत्येक सोल्जर का क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का इधर से कोई डाउट नहीं बचेगा, यहां से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचेगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए बेटा, शाबाश। 900 118, क्या आप बात करें, 918 बोलो, 918 बोलो, लाइक्स आपके। लेकिन अभी 1 के हुआ नहीं है क्लास के दौरान ही, उड़ा दो इसको, चलो ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जी का जो यूनिट है वो बेटा जूल प्रति कैलोरी, भाई J बराबर W बटा Q, तो ये तो हो जाएगा जूल और ये हो जाएगा कैलोरी, यानी जूल बटा कैलोरी। या अगर CGS में चले गए तो जूल तो किस में हो गया, अर्ग में, और इसको कैलोरी को इसने रखा है कैलोरी में ही रखा है, तो अर्ग प्रति कैलोरी हो गया। वो डिपेंड करता है इसके बदलने पे कि आप किस सिस्टम में इसको बदल रहे हो। जूल बटा कैलोरी को अर्ग प्रति कैलोरी में भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? आप एक चीज में और बता दूं बेटा, 2 बजे आपका सरप्राइज क्लास है, 2 बजे सरप्राइज क्लास है अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरा चैनल का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं क्लासों के अपडेट देता हूं।
आज सरप्राइज क्लास है 2 बजे और प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है, यह बात याद रख लो, कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2 बजे जो क्लास है अनअकैडमी वॉरियर्स पे, ठीक है, याद रखिएगा 2 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स पे। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जाके सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि मैं लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्लास में आ जाना। लाइव क्लास है 2 बजे, क्योंकि आज मैथ्स की क्लास नहीं है मुकेश सर की, तो वो 2 बजे वाली क्लास मैं लूंगा और वो क्लास होगी अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे 2 बजे। यूट्यूब चैनल पे होगी, अनअकैडमी पे नहीं, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी वॉरियर्स पे 2 बजे, ठीक है बेटा। डायमेंशन नहीं आएगा बेटा, डायमेंशन नहीं आएगा। बच्चे ने अच्छा सवाल किया, सर डायमेंशन क्या होगा? बेटा ये डायमेंशन नहीं आएगा इसका, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन इसका नहीं आएगा, डायमेंशन लेस है, ठीक है, ये आपका डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये विमाहीन है, ठीक है, क्योंकि जूल और जो कैलोरी है उसकी डायमेंशन कट जाएगी M1L2 T-2 से, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? ओके चलो जी, ठीक है, शाबाश। एक बच्चा कह रहा है कि सर और पढ़ाओ। बेटा मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन ये नहीं थी कि मुकेश सर की आज क्लास नहीं होगी। जब मैं ऑफिस पहुंच रहा था तब उनका कॉल आया था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं और सारी स्लाइडें तैयार करके लिया था। विदाउट स्लाइड तैयार किए पढ़ाने का मजा नहीं आता है, और स्लाइड तैयार करने में काफी सारा टाइम लगता है कि मैं ऑफिस आके स्लाइड तैयार कर लेता, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका कंटेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है बहुत अच्छे से, और उम्मीद करता हूं कि आपने फील भी किया होगा, अंडरस्टैंडिंग भी की होगी। तो किसी बच्चे को अगर मजा आया है, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दो। 9:47 क्लास को एंड करने से पहले 1K कर दो लाइक्स पे, और अगर शेयर नहीं किया यार तो क्लास को शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम उसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपको यहाँ पे तैयार मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस मिस करता है तो बेटा सुबह हमारी 8 बजे प्रैक्टिस होती है सभी, अगर आपको नहीं पता तो सुबह 8 बजे हमारा प्रैक्टिस होता है। सुबह 8 बजे का प्रैक्टिस अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए बेटा, सुबह 8 बजे हमारा प्रैक्टिस होता है। फ्री क्लास है बेटा, ये अनअकैडमी की फ्री क्लास है, अनअकैडमी की टॉप 2100 क्वेश्चन, जिसमें आज 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, 1400 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हमें कंप्लीट करने एग्जाम से पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 ट्रेनिंग क्लास है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे 2 बजे प्लस वाले बच्चों से 12:30 बजे, तब तक के लिए